नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल रीड एंड लर्न विद मिस्टर अभय में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम संख्या पद्धति से संबंधित सवाल को हल कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या आदि संख्याओं का अध्ययन किया। आज की वीडियो में हम पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, रामानुजन संख्या आदि विभिन्न प्रकार की संख्याओं का अध्ययन करेंगे। ये संख्याएं हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्णांक संख्या। तो आप देख पा रहे होंगे आपके सामने लिखा है पूर्णांक संख्या, जिसको इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या जिसको इंटीजर नंबर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यानी धनात्मक जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ये अनंत तक जाएंगी, ये धनात्मक संख्याएं हो गई। धनात्मक, ऋणात्मक -1, -2, -3, -4, -5 ये भी इधर अनंत तक जाएंगी। तो धनात्मक, ये धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यानी जो पूर्णांक संख्याएं उसमें धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं और शून्य भी आता है। तो पूर्णांक संख्याएं, इस हिसाब से पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की हो जाती हैं। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। इस हिसाब से जो पूर्णांक संख्याएं हमारी होती हैं 3 प्रकार की हो जाती हैं। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है न तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये जो पूर्णांक संख्या है, ये पूर्णांक संख्याएं जो हैं वो उनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। तो जो धनात्मक पूर्णांक है वो 1, 2, 3, 4, 5 ये इन्फिनिटी तक चलता है, जिसे धनात्मक पूर्णांक हम कहते हैं। जो ऋणात्मक संख्या है -1, -2, -3, -4 ये अनंत तक जाती हैं, इसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और एक जो आता है वो परिभाषा में है शून्य। तो शून्य को न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। यानी शून्य जो है न तो धनात्मक पूर्णांक में आता है न ही ऋणात्मक पूर्णांक में आता है। तो सिंपल सी बात है कि जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं और शून्य सभी मिलकर पूर्णांक संख्या बनाती हैं। इसको संख्या रेखा पर भी हम दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे शून्य हो गया, इधर दाहिनी साइड धनात्मक संख्याएं हो गई और बाईं साइड ऋणात्मक संख्या हो गई। तो पूर्णांक का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इंटीजर का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं और शून्य भी इसमें आता है। और शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जो अगली हमारी संख्या है वो परिमेय संख्या है, जिसे रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या जिसे रेशनल नंबर कहते हैं। तो इसकी सीधी सी परिभाषा है ऐसी संख्या जिसे हम P/Q अर्थात अंश अपान हर के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसे P/Q अर्थात अंश अपान हर के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q या हर इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q या हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी ये जो नीचे वाला है, हर जो होता है वो नीचे वाले को हम हर कहते हैं। तो यानी ये 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। यानी इसमें जो P है और ये जो Q है ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक क्या होता है? सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य। सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य ये सब मिलके पूर्णांक बनाते हैं। और Q में भी सभी धनात्मक आ सकता है, सभी ऋणात्मक आ सकता है, लेकिन हमें ध्यान देना है कि Q में शून्य कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जो परिभाषा है वही कह रही है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश अपान हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां
Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे P और Q अंश और हर हो गए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो P में देखिए धनात्मक, सभी धनात्मक संख्याएं आ सकती हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं आ सकती हैं और 0 भी आ सकता है। लेकिन Q में सभी धनात्मक तो आएंगी, सभी ऋणात्मक भी आएंगी, लेकिन Q में 0 नहीं आएगा। जैसे ही 0 आएगा वो परिमेय संख्या की परिभाषा की जो कंडीशन है वो फेल हो जाती है। तो परिमेय संख्या हो गई जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। आइए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल कई लेवल के आते हैं तो हम धीरे धीरे सभी एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 2/3, ये आपको बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो सबसे पहले इसको आप P/Q के रूप में तो लिखे ही हैं। अब ध्यान दीजिए Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 0 के बराबर नहीं है और दोनों देखिए धनात्मक पूर्णांक हैं, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, 0 पे आते हैं। 0 को देखिए आप 0/1 लिख सकते हैं। तो देखिए P/Q के रूप में हो गया। Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, 1 है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये दूसरी कंडीशन में भी पास हो गया। और देखिए ऊपर ये पूर्णांक होना चाहिए, तो 0 पूर्णांक है, ठीक है, और नीचे वाला भी पूर्णांक है, तो 0 एक परिमेय संख्या है। ये आपको ध्यान देना है कि 0 एक परिमेय संख्या, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके परीक्षा के दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 0 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो आप ध्यान देंगे कि 0 एक परिमेय संख्या होती है। अगला सवाल है -5/7। तो देखिए इसको आप P/Q के रूप में लिखे हैं पहले से। अब Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो देखिए 7 है जो 0 के बराबर नहीं है, और ये दोनों संख्याएं परिमेय पूर्णांक होनी चाहिए। तो देखिए ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो करता है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ये देखिए कर्णी में 16/7, तो देखिए 16 जो कर्णी में है उसका जो वर्गमूल होगा 4 होता है। अब ये हो जाएगा 4/17। अब देखिए ये P/Q के रूप में है, Q 0 के बराबर नहीं है, और दोनों देखिए धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला है 0.7। तो 0.7 को आप इसको भिन्न में बदल लेंगे, तो 7 को ऐसे लिख लेंगे 1, और 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो गया 7/10। तो देखिए ये P/Q के रूप में हो गया, और Q 0 के बराबर नहीं है और दोनों पूर्णांक हैं, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। आगे इसको देख लेते हैं कर्णी में 17/4। अब ध्यान देना है कर्णी में 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, नहीं निकल रहा है पूर्ण रूप से, ऐसे वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो देखिए कर्णी में 17/4 P/Q के रूप में तो है, बट ये पूर्णांक संख्या नहीं है, P/Q के रूप में है, लेकिन ये पूर्णांक संख्या की कंडीशन को क्या करता है, फेल कर जाता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी। ध्यान देना है सभी कर्णी वाली जितनी भी संख्याएं हैं वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब लेवल 2 टाइप के एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 0.7 पे बार क्या परिमेय संख्या होगी। तो ध्यान दीजिए इसको हम आगे पढ़ा चुके हैं। 0.7 पे बार को आप लिख सकते हैं 7/1 अंक पे बार है तो 9। अब देखिए ये P/Q के रूप में हो गया, Q 0 के बराबर नहीं है और दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, इसको भी आप लिख सकते हैं 13 लिखेंगे, 2 अंक पे बार है तो 2 9 नीचे आ जाएगा, तो 13/99 हो गया। देखिए ये P/Q के रूप में है, Q 0 के बराबर नहीं है और ये दोनों पूर्णांक है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे देखिए 0.18 पे बार है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 18। इसमें बार, जिसमें बार नहीं है उसको घटा देते हैं, और जिसमें बार है उतना बार 9 लिखते हैं, तो 1 में बार है, और जिसमें में बार नहीं है उतना 0 बढ़ाते हैं, तो ये 17/90 हो जाएगा। ये पीछे वीडियो में पढ़ा दिए हैं, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो आप पिछली वीडियो में आवर्त दशमलव की वीडियो में जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए ये P/Q के रूप में हो गया, Q 0 के बराबर नहीं है, दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, तो ये परिमेय संख्या होगी। ठीक, ये भी देखिए 147 का रिपीटिशन हो रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 147 पे बार, और फिर लिख सकते हैं 147/999, 3 बार है तो 3 9 हो जाएगा। देखिए ये भी P/Q के रूप में हो गया, Q 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी।
तो ध्यान दीजिए, नोट करके आप समझ लेंगे कि सभी आवर्त दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, यानी जितने आवर्त दशमलव से संबंधित संख्याएं हैं वे सभी परिमेय संख्या होती हैं। आवर्त दशमलव में क्या आता है, ये सब जो है ये सब आवर्त दशमलव हैं, तो इनसे संबंधित जितनी संख्याएं आएंगी सभी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। आइए देखते हैं लेवल नंबर 3 में कैसे एग्जाम्पल आते हैं। जैसे 22/7 है, तो ये आप देख सकते हैं P/Q के रूप में है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है और दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, तो ये परिमेय संख्या अपने आप हो जाएगी। यहाँ पे भी देख सकते हैं 3.14 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3.14, 1 बना देंगे, 2 अंक के बाद 0, तो 2 0 नीचे लगा देंगे, तो देखिए 314/100 हो गया। ये P/Q के रूप में भी है और Q 0 के बराबर भी नहीं है, तो दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अगली जो संख्या आप देख रहे हैं ये पाई लिखा हुआ है, ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में हरदम पूछता है और आप लोग से हरदम गलतियां हो जाती हैं, तो इसे ध्यान देना है। जो पाई है, पाई का मान होता है 3.14159 और ये मान कभी ख़त्म नहीं होता है, और जब मान ख़त्म नहीं होता है तो इसको हम परिमेय संख्या, ये पूर्णांक होगा नहीं, ये पूर्णांक होगा नहीं, और जब पूर्णांक होगा नहीं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो पाई जो है वो परिमेय संख्या नहीं होती है, ये आपको एकदम ध्यान दे लेना है। तो यहाँ पे लिखा है पाई एक चिन्ह है जो एक अपरिमेय संख्या माना जाता है, यानी जितने सिंबल हैं फाई, पाई, लैम्डा, थीटा, बीटा, ये सब अपरिमेय संख्या में आते हैं, ये परिमेय संख्या नहीं होते हैं। इस चीज़ को आपको एकदम ध्यान देना है। हमने परिमेय संख्या संबंधित जितने भी एग्जाम्पल बन सकते थे वो सभी प्रकार के एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। अब आइए हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर था, ये इरेशनल नंबर है। अपरिमेय संख्या वे वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं अर्थात जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी परिमेय संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपको हम पीछे ही बता दिए कि जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है, जितने भी चिन्ह आपको दिख जाएंगे वो सब अपरिमेय होंगे, तो ई भी अपरिमेय होगा, फाई भी अपरिमेय होगा। अब ध्यान देना है, जो करणी में जिस करणी में दी हुई संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, पूरी तरह वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो वो संख्या भी अपरिमेय संख्या में आती है। क्यों अपरिमेय में आती है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। करणी में 2 को आप करणी में 2/1 तो लिख सकते हैं, ये पहली कंडीशन को तो फुलफिल करता है, P/Q के रूप में आ जाएगा। ठीक, दूसरी कंडीशन है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये भी इस कंडीशन को फुलफिल करता है। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे Q तो पूर्णांक है लेकिन P पूर्णांक नहीं है, इसलिए जितनी भी करणी में संख्याएं हैं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो जितने भी सिंबल हैं, जितने भी चिन्ह हैं, सब अपरिमेय होते हैं, और जितने भी करणी में हैं जिनका पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन नहीं निकलता है वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आशा करते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे आपके सामने संख्या दी हुई है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, ऐसी संख्याएं जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त हो, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यानी ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्ग करें तो वो धनात्मक संख्या मिले या शून्य मिले तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो आप 1 होगा, ये धनात्मक संख्या है तो ये वास्तविक हो जाएगी। करणी में 2 का वर्ग करेंगे तो ये करणी खत्म हो जाएगी, 2 हो जाएगा, 2 धनात्मक है तो ये वास्तविक संख्या हो जाएगी। 0 का वर्ग करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो शून्य प्राप्त हो या धनात्मक संख्या प्राप्त हो तो ये वास्तविक संख्या हो जाएगी। -1 का वर्ग करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये धनात्मक प्राप्त हुआ, तो ये माइनस जो 1 है वो क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। करणी में -5 का वर्ग करेंगे तो ये धनात्मक, करणी -5 का वर्ग करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो ये भी धनात्मक हो गया। तो माइनस करणी में 5 एक वास्तविक संख्या हो जाएगी। यानी ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर वे धनात्मक मान देती हैं या शून्य देती हैं तो वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी 1,
करनी में 2, 0, -1, माइनस करनी में 5, ये सभी जो संख्याएं दिख रही हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब वास्तविक संख्याओं की एक इस परिभाषा को देखने के बाद अब स्पष्ट रूप से वास्तविक संख्याओं को समझ जाएंगे। सभी पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे लें। जो परिमेय संख्या है उसमें देखिए प्राकृतिक संख्या भी आ जाती है, पूर्ण संख्या भी आ जाती है और पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों आ जाती है और परिमेय संख्या में सभी पूर्णांक संख्याएं आ जाती हैं। तो जितनी ये संख्याएं आप देख रहे हैं, परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृतिक, ये सभी संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 2 एक वास्तविक संख्या, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये धनात्मक है। इसका भी वर्ग करेंगे तो ये भी धनात्मक आएगा, इसका भी वर्ग करेंगे तो ये भी धनात्मक आएगा, इसका भी वर्ग करेंगे तो ये भी धनात्मक आएगा, इसका भी वर्ग करेंगे तो 7 करने में 7 का वर्ग 7 हो जाएगा, ये भी धनात्मक आएगा। ठीक, तो जितने भी पूर्ण संख्याएं, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं, जितने भी परिमेय संख्या, जितनी अपरिमेय संख्याएं, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अगली संख्या है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्याएं जिसकी हम कल्पना करें केवल, तो ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कौन होती है? जिनका पूर्ण वर्ग करने पर धनात्मक आता है। काल्पनिक संख्याएं कौन होती है? जिनका पूर्ण वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, नोट में लिखा हुआ है काल्पनिक संख्याओं को आयोटा से सूचित किया जाता है। जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं आई या आयोटा से शुरू किया जाता है। आई का मान जो है माइनस करनी में 1 होता है, करनी में -1 होता है। जो आई का मान होता है करनी में -1 होता है। तो जैसे अगर करनी में -3 दिया हुआ है एग्जाम्पल में, अब वर्ग ही तो करना है, हम वर्ग करेंगे तो करनी खत्म हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा माइनस करनी में 3, माइनस करनी में 3। तो देखिए ये वर्ग देखिए ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, फिर आपको मिलेगा -3। ठीक, करनी खत्म हो जाएगी, हमको -3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो माइनस चिन्ह था वो खत्म नहीं होगा, तो ये हो जाएगी काल्पनिक संख्या। इसी चीज को ये दूसरे तरीके से लिखा जाता है 3i। इसी करनी में -1 को i करते हैं, इसी में 3 का गुणा कर देंगे, इसको i लगा देते हैं, तो इसको कहते हैं 3i। उसी तरह 5i, 9i, करनी में -10, ये सभी जो संख्याएं आप देख रहे हैं ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं, क्योंकि इनका जब हम वर्ग करेंगे तो ये करनी केवल हट जाएगा, अंदर -10 बच जाएगा। तो अगर वर्ग करने पे ऋणात्मक संख्या आएगी तो वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो जितनी भी संख्या आप देख रहे हैं सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, बस उनका वर्ग करने पर ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, तो वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी, अन्यथा वे काल्पनिक होंगी। अगली संख्या आपके सामने संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर, जिन संख्या के सभी भाजकों का योगफल संख्या के 2 गुने के बराबर होता है वो संपूर्ण संख्या कहलाती है। यानी जिस संख्या के जो सभी भाजक हैं, जितने भी संख्या को काटते हैं, सभी भाजकों को अगर जोड़ दिया जाए तो उस संख्या का अगर 2 गुना हो जाए तो ऐसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 6 है, 6 के भाजक हैं 1, 2, 3 और 6। ठीक, अगर इनको हम जोड़ते हैं तो 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 6 क्या हो जाएगा? 12। यानी भाजकों का योगफल जो हो गया 12 हो गया। और ये देखिए 6 का 2 गुना है कि नहीं, 6 गुणे 2, 6 दूना के 12। यानी किसी संख्या के भाजकों का योगफल अगर उस संख्या के का 2 गुना हो जाता है तो ऐसी संख्याएं संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो 6 जो 6 संख्या है वो संपूर्ण संख्या है। उसी तरह 28 को आप देख लीजिए, जो 28 है, 28 के भाजक हैं 1, 2, 4, 7, 14, 28। इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 56। इसको आप जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा और 28 दूना के होता है 56। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करना, जिनके भाजकों का योगफल उस संख्या के 2 गुने के बराबर होता है, संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो 6 भी संपूर्ण संख्या है और 28 भी संपूर्ण संख्या
है। अगली संख्या आपके सामने है रामानुजन संख्या, जिसको कहते हैं टैक्सी कैब नंबर। इसकी इस संख्या के प्रति एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो हम बाद में बताएंगे आपको। टैक्सी कैब नंबर, यदि किसी संख्या को दो संख्याओं के घन के रूप में दो प्रकार से व्यवस्थित किया जा सके तो वह संख्या रामानुजन संख्या कहलाती है। यानी यदि कोई संख्या आपके सामने दे दी गई हो और उस संख्या को हम दो तरह से लिख लें और वो दोनों तरह से घन के रूप में योग होना चाहिए। जैसे हम इस संख्या को a का क्यूब प्लस b का क्यूब और c का क्यूब और d का क्यूब में अगर हम व्यवस्थित करें तो ऐसी संख्याएं रामानुजन संख्याएं कहलाती हैं। आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे आपके सामने पहला एग्जाम्पल है 1729। ध्यान देना, ये सबसे छोटी रामानुजन संख्या है। तो कब एग्जाम में आपके ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी रामानुजन संख्या कौन होती है, तो वो होती है 1729। 1729 को देखिए हम दो तरह से लिख सकते हैं, 10 का क्यूब और 9 का क्यूब, और 1 का क्यूब और 12 का क्यूब। ध्यान देना है कि 10 का क्यूब जो होता है 1000 होता है और 9 का क्यूब होता है 729। अब 1000 में 729 जोड़ेंगे तो 1729 हो गया। इसको अब अगर आप लिखना चाहें तो 1 का क्यूब 1 होता है और 12 का क्यूब होता है 1728, तो इसको भी जोड़ेंगे तो 1729 हो गया। यानी 1729 को हम दो संख्याओं के एक बार घन के रूप में लिख लिए और दूसरी बार भी हम दो अलग अलग संख्याओं के घन के रूप में लिखे और दोनों का मान देखिए एक बराबर हो गया। तो ऐसी संख्याएं रामानुजन संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है 4104, 4104। तो इसको भी देखिए हम दो तरह से लिख सकते हैं, 16 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 15 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। 16 का जो क्यूब होता है, जो 16 का क्यूब होता है वो होता है 1728। 16 का जो क्यूब होता है 16 का जो क्यूब होता है वो 3096 होता है और जो 2 का क्यूब होता है 2 दूना के 4 दूना के 8 होता है। अब इनको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 4104। देखिए ये भी आ गया। और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 15 का जो क्यूब होता है, 15 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, तो 15 का क्यूब होता है 3375 और 9 का क्यूब होता है 729। इसको भी हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4104। यानी अगर किसी संख्या को हम दो बार, एक बार इसको हम a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप में लिख लिए, फिर c क्यूब प्लस d क्यूब के रूप में लिख लिए, तो ऐसी संख्याएं हमारी रामानुजन संख्याएं कहलाती हैं। और सबसे छोटी जो रामानुजन संख्या है वो 1729 होती है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अपने दोस्तों के साथ अभी तक हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये इंपॉर्टेंट